हेलो स्टूडेंट, जैसा हमारा चैप्टर स्टार्ट था, कल हमने इसका आधा चैप्टर करा था व्यवसायिक संगठन के स्वरूप तथा कंपनी का गठन। तो आगे का चैप्टर इसका स्टार्ट करते हैं साझेदारी। सबसे पहले साझेदारी समझ लेते हैं क्या होती है। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक काम शुरू करते हैं। ठीक है, उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। साझेदारी में एक फ़ायदा होता है कि एक बंदा ऐसा होता है जो वो काम कर रहे हैं उसमें पूरी उसको नॉलेज है, दूसरे बंदे को नॉलेज नहीं है। ऐसा होता है कि एक के पास पैसा है, एक के पास पैसा नहीं है। तो इस तरह कोई बंदा अपने अनुभव के आधार पर, कोई बंदा अपनी पूंजी के आधार पर मिलकर एक काम शुरू करते हैं, जिसको साझेदारी कहते हैं। साझेदारी शुरू करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ठीक है, साझेदारी के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले इसमें संगठन आता है, जो साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत आता है। अगर इसके अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये साझेदारी वैध मानी जाएगी, और अगर इसके अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो ये अवैध मानी जाएगी। इसके बाद इसमें दूसरा आता है दायित्व, लायबिलिटी। साझेदारी में जो साझेदार होते हैं उनकी लायबिलिटी असीमित होती है। अगर साझेदारी पर कोई लोन या ऋण चढ़ जाता है तो साझेदारी पर उस लोन को उतारने के लिए साझेदार की जो निजी संपत्ति होगी उसको भी यूज में लिया जा सकता है। जोखिम का वहन रिस्क का ऐसा है कि अगर किसी साझेदारी में हानि हो गई है या लाभ हो गया है तो उनको वो दोनों बराबर मात्रा में बांटेंगे। जैसा पंजीकरण में उन्होंने पहले ही लिखा लिया जाता है कि लाभ और हानि का जो बंटवारा है वो किस हिसाब से होगा। नियंत्रण और निर्णय साझेदारी में जो दो साझेदार होते हैं वो आपस में बराबर हिस्सेदार होते हैं, तो नियंत्रण और नियोजन दोनों चीज़ें बराबर की होती है। निरंतरता, कंटिन्यूटी का यह है कि अगर किसी साझेदारी की मृत्यु या दिवालिया या सेवानिवृत्ति हो जाता है तो साझेदारी समाप्त नहीं होती, साझेदारी चलती रहती है, और उसके भी कोई नियम, उसके भी जो अनुबंध है वो साझेदारी अधिनियम में लिखे गए हैं। इसके साथ सदस्यों की संख्या क्या होगी? देखिए, साझेदारी व्यवसाय करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अधिकतम से अधिकतम कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार तो 100 है, लेकिन वर्तमान में जो कंपनी अधिनियम 2014 है उसके नियम के अनुसार 50 है। अंशों का हस्तांतरण साझेदारी में नहीं होता, और पारस्परिक एजेंसी एक दूसरे को एजेंट बना सकते हैं। पंजीकरण कराना अनिवार्य है साझेदारी में, तभी ये वैध मानी जाएगी। गुण क्या होते हैं? स्थापना में सरलता होती है, कोई भी 2 व्यक्ति मिलकर स्थापना कर सकते हैं। परिवर्तन में सुविधा यह होती है कि अगर बीच में किसी पूंजी की या किसी उद्देश्य की या कोई अगर व्यापार बढ़ाना है, उसकी अगर ज़रूरत पड़ी तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अधिक पूंजी यह है कि अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उसमें अधिक पूंजी भी लगा सकते हैं। ऋण मिलने में सुविधा, साझेदारी की साख के ऊपर उसको ऋण मिलने में सुविधा होती है। अल्पमत को पूर्ण संरक्षण, अगर कोई साझेदारी में कोई निर्णय लिया जाता है और किसी निर्णय में अल्पमत है तो उसकी पूरी सुरक्षा उसको दी जाती है, उसकी पूरी बात सुनी जाती है। अवयस्कों के हित की सुरक्षा इसमें की जाती है। अगर कोई अवयस्क साझेदारी में हिस्सा लेता है तो उसके जो हित होंगे उसकी भी सुरक्षा की जाएगी। खातों की गोपनीयता यह है कि साझेदारी में जो खाते होंगे उनको प्रकाशित करना कंपनी की तरह प्रकाशित करना ज़रूरी नहीं है। साझेदार आपस में ही उनको देख लेते हैं, तो उसको पब्लिक के सामने प्रकाशित करने की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्रीय संगठन, प्रत्येक साझेदार को व्यापार में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है, और सर्वसम्मति से वो साझेदार एक लोकतंत्रीय संगठन बन जाता है। श्रम को प्रोत्साहन, साझेदारी संस्था में कार्य और प्रतिफल में सीधा संबंध होता है, और जितना अधिक उसमें श्रम होगा उतना ही अधिक लाभ होगा। तो इस कारण साझेदारी को साझेदारी संस्था में कार्य करने की प्रेरणा पर बल मिलता है। समविच्छेद में सुविधा, साझेदारी में कोई भी साझेदार यदि किसी विपरीत अनुबंध ना होने उचित सूचना देकर साझेदारी से पृथक होता है, तो इसके अतिरिक्त यदि कोई साझेदारी दोषी पाया जाता है तो सभी साझेदार आपस में सर्वसम्मति करके आपस में बात करके उसे फॉर्म से निकाल सकते हैं। व्यक्तिगत संपर्क, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की संख्या सीमित होती है, एक दूसरे साझेदार से व्यक्तिगत संबंध बने रहते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि जो ख्याति, जो गुडविल होती है साझेदारी की, वो बढ़ जाती है।
अधिक जोखिम वाले व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम। साझेदारी में अगर कोई काम अधिक जोखिम वाला है तो उसमें ये सरलता है, क्योंकि जो एकल स्वामित्व वाला जो काम होता है उसमें अगर कोई बड़ा नुकसान होता है तो एक ही व्यक्ति उसको जोखिम को वहन करता है, लेकिन साझेदारी में अगर कोई बड़ा नुकसान होता है तो सभी साझेदार बराबर उसको बांट लेते हैं, जिससे सभी पर असर कम पड़ता है। निम्न आयकर साझेदारी संस्था और एकाकी व्यापार की अपेक्षा दोनों में जो करों का भार है वो कम होता है, क्योंकि इस पंजीकृत साझेदार व्यवसाय में पूर्ण लाभ पर कर नहीं लगाया जाता और साझेदार अलग अलग भाग लगाया जाता है। संयुक्त पूंजी कंपनी पर निगम कर भी लगाया जाता है, जबकि साझेदारी संगठन पर इस प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाता। जोखिम का बंटवारा दोनों जितने भी साझेदार होते हैं आपस में पहले ही बंटवारा कर लेते हैं कि अगर कोई हानि हुई तो किस तरह से बंटवारा होगा। साझेदारी के दोष असीमित दायित्व। साझेदारी का सबसे बड़ा दोष यही कि इसमें दायित्व जो होता है असीमित होता है। अगर कोई बड़ा नुकसान हो गया तो इसमें साझेदारी की जो पूंजी है, निजी पूंजी भी इसमें यूज़ कर ली जाती है। निर्णय लेने में विलंब यह है कि साझेदारी में कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग मत होता है हर साझेदार का, तो निर्णय लेने में उन्हें कठिनाई होती है। विचारों में भिन्न एवं मतभेद, वही बात है कि हर किसी के विचार अलग हैं तो इसमें मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अनिश्चित अस्तित्व। साझेदारी में अगर कोई साझेदार मरता या पागल या दिवालिया होता है तो साझेदारी समाप्त नहीं होती। सीमित संसाधन। साझेदारी में एकल स्वामित्व की तुलना में पूंजी एकत्र हो जाती है, परंतु परियोजना लेने के लिए पूंजी कम पड़ जाती है, जबकि बड़े जोखिम लेने के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अंत साझेदारी की समस्या से ग्रस्त होती है। साझेदार कितने प्रकार के होते हैं? साझेदारी 3 प्रकार से इसे बांटा गया है, दायित्व के आधार पर, कार्य के आधार पर और संबंध के आधार पर। सबसे पहले साझेदार जो दायित्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और सीमित। साधारण क्या होते हैं कि इनका दायित्व असीमित होता है, और सीमित क्या होते हैं कि जितनी ये पूंजी लगाते हैं उतनी ही इनकी सीमा होती है। कार्य के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, निष्क्रिय और गुप्त। सक्रिय कौन होते हैं? जो साझेदारी के जितने भी निर्णय होते हैं, जितनी भी साझेदारी के कार्य होंगे उनमें सक्रिय भाग लेंगे तो वो सक्रिय साझेदार होंगे। ये साझेदारी के विभिन्न कार्यों में हिस्सा लेते हैं। निष्क्रिय साझेदार वे होते हैं जो कुछ ही काम में भाग लेते हैं, ज़्यादातर भाग में ये काम नहीं लेते, इसलिए निष्क्रिय साझेदार होते हैं। गुप्त साझेदार वे होते हैं जो कोई साझेदारी संस्था सार्वजनिक रूप से जिनका नाम प्रकट नहीं करती तो वो गुप्त साझेदार होते हैं। संबंध के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, नाम मात्र, केवल लाभ में साझेदार, सहकारी, कार्यकारी साझेदार, अटकाव या गतिरोध साझेदार या प्रदर्शन द्वारा। नाम मात्र साझेदार वो होते हैं जो जिनका सिर्फ नाम यूज़ किया जाता है, उनकी ना साझेदारी में कोई पूंजी लगी होती है ना कुछ, तो ऐसे साझेदार नाम मात्र के साझेदार होते हैं। केवल लाभ में साझेदार वे होते हैं जो अपनी एक पूंजी का भाग लगा देते हैं, लेकिन वो पहले ही इस बात को लिख देते हैं कि वो सिर्फ लाभ के हिस्सेदार होंगे, अगर कोई साझेदारी में हानि होती है तो उस पर कोई असर नहीं होगा। कार्यकारी साझेदार वो होते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर साझेदारी में हिस्सा लेते हैं। इनकी कोई पूंजी नहीं लगी होती तो ये इनका पूरा नियंत्रण साझेदारी पर रहता है। अटकाव या गतिरोध के साझेदार वो होते हैं जिनका आचरण कुछ इस प्रकार का होता है कि साझेदारी को कभी कभी उनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। कहलावे या प्रदर्शन द्वारा साझेदार वे होते हैं जो सिर्फ कहलावे के लिए, जो सिर्फ नाम के लिए साझेदारी में उनका नाम प्रकाशित कर दिया जाता है। अगर वो इसका खंडन आकर नहीं करते तो वो साझेदार माने जाएंगे, और अगर कोई उस पर साझेदारी पर वाद विवाद होगा तो वो भी अपना पूरा दायित्व उनका होगा साझेदारी में। ठीक है, इसमें साझेदारी के जो रूप हैं इनके बारे में अंतर लिखे गए हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा बुक में। इसके बाद
नाबालिग की क्या स्थिति है साझेदारी में? नाबालिग वो व्यक्ति होता है जो 18 साल से कम होता है, या न्यायालय ने किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है जिसकी उम्र 21 साल से कम है तो वो भी नाबालिग माना जाएगा। लेकिन ये पूर्ण साझेदार नहीं होते। भारतीय कंपनी अधिनियम में इनको पूर्ण साझेदार नहीं माना जाए। ये केवल लाभ में भागीदार होते हैं और इनका दायित्व सीमित होता है। जितनी ये पूंजी लगाते हैं उतना ही इनका दायित्व होता है। इनके अधिकार ये हैं, कंपनी संपत्ति तथा लाभ में इनका अधिकार है साझेदारी की अनुमति से। इनको लाभ में पूरा अधिकार है और पुस्तकें उनको जांचने का भी इनको अधिकार है। लेकिन जो गोपनीय पुस्तकें हैं उनको जांचने का अधिकार नहीं है। वाद अगर कंपनी पर कोई होता है तो अगर कंपनी में कोई वाद होता है तो उसके भाग का भुगतान अपनी संपत्तियों में से ये नहीं करेंगे। ये इनका पहले ही दायित्व होता है, सीमित दायित्व होता है। अवयस्क साझेदार के दायित्व क्या होते हैं? अवयस्क साझेदार का दायित्व सीमित होता है और वे अपनी पूंजी और लाभ के अंश तक ही सीमित होते हैं। अवयस्क के होने पर स्थिति क्या है? अगर कोई वयस्क की तरफ जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर उसकी सूचना सार्वजनिक करनी होगी। उसको ये घोषणा करनी होगी कि वे वयस्क हो गया है और उसके बाद वो उसका दायित्व असीमित हो जाता है। तो जब कोई अवयस्क साझेदार वयस्क हो जाता है तो उसका दायित्व वही हो जाता है जो वयस्क का होता है। ठीक है। साझेदारी के प्रकार, साझेदारी 3 प्रकार की होती है। समय के आधार पर ऐच्छिक, निश्चित या विशिष्ट। दायित्व के आधार पर सामान्य या सीमित। समय के आधार पर ऐच्छिक साझेदारी वे होती है जो इच्छा के आधार पर साझेदारी बनाई जाती है, और निश्चित वे होती है जो एक निश्चित समय के लिए बनाई जाती है, और विशिष्ट वे होती है जो किसी विशिष्ट काम के लिए बनाई जाती है। दायित्व के आधार पर साझेदारी, सामान्य साझेदारी वे होती है जिनका दायित्व असीमित होता है। ठीक है। और सीमित साझेदारी वो होती है जिनका जो दायित्व है वो सीमित होता है। साझेदारी का निर्माण जो होता है कंपनी अधिनियम 1932 के अनुसार होता है। इसमें सारी चीज़ें लिखी होती है। इस वजह से इसमें इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है ताकि कोई आगे मतभेद ना हो किसी लाभ के ऊपर। किसी अगर साझेदारी की मृत्यु हो गई या कोई हानि हो गई बड़ी, तो ये सारी चीज़ें पहले ही साझेदारी अधिनियम में लिखी होती है। सारी इसमें सबके हस्ताक्षर पहले ही होते हैं। साझेदारी संलेख क्या होता है? पार्टनरशिप डीड, ये एक तरह का एक वैधानिक शर्तों का एक पूरा प्रपत्र होता है जो लिखित होता है, जिसमें सभी साझेदारों के हस्ताक्षर होते हैं। क्या क्या होता है इसमें आप पढ़ सकते हैं। फर्म का नाम व पता होता है। सबसे पहली बात, फर्म का क्या नाम होगा, पता क्या होगा। दूसरा होता है समस्त साझेदारों के नाम और पता। तीसरा, व्यापार का क्षेत्र स्वरूप क्या होगा, किस प्रकार का काम करेंगे वो, कहाँ के क्या उनका क्षेत्र होगा। साझेदारी की कितनी अवधि होगी, क्या पूंजी लगाएंगे, पूंजी पर क्या ब्याज होगा, अतिरिक्त अगर पूंजी लगाते हैं तो उस पर क्या ब्याज होगा। लाभ हानि का विभाजन किस प्रकार होगा। आहरण की कितनी मात्रा हो रही। आहरण मतलब मैंने आपको बताया था कि जो पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं पैसा, तो उसकी क्या मात्रा होगी, उस पर क्या ब्याज होगा। साझेदारों को वेतन कितना मिलेगा। इसके साथ ही साझेदारों के अधिकार कर्तव्य क्या होंगे। नए साझेदार अगर प्रवेश करता है तो उसका क्या नियम है। ख्याति की गणना किस प्रकार करेंगे। साझेदारी का फर्म से अलग अगर कोई साझेदार फर्म से अलग होगा तो उसका क्या नियम होगा। और अगर साझेदारी का फर्म से कोई निकलना है तो ये भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। साझेदार की अगर मृत्यु होगी तो उसमें क्या सिचुएशन होगी। हिसाब किताब की क्या विधि अपनाई जाएगी। लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण मतलब ऑडिटिंग किस हिसाब से होगा। साझेदारी की समापन की क्या विधि है और समापन के पश्चात क्या परिवर्तन होगा। संयुक्त बीमा और उनका विभाजन किस प्रकार हो गया। मध्यस्थ और वाक्य क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें साझेदारी संलेख में लिखी हुई होती है पार्टनरशिप डीड में। फर्म का पंजीयन साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 55 से 59 तक 56 से 69 के अंतर्गत साझेदारी फर्म के पंजीयन की व्यवस्था की गई है और ये पूरे देश में लागू हुआ 1933 में। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रार होता है। रजिस्ट्रार की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग रजिस्ट्रार होता है और वो रजिस्ट्रार का यही होता है, सबसे पहले वो एक प्रपत्र जारी करता है और उस प्रपत्र में सारी चीज़ें लिखी होती है। फर्म का नाम, फर्म का स्थान और अन्य स्थान जहाँ पर फर्म का व्यापार चलता है, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। फिर साझेदारों के वो हस्ताक्षर करवाता है और फर्म के नाम से संबंधित प्रतिबंध सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है और पंजीयन के बाद उसकी जांच होती है और उसके बाद उसको प्रमाण पत्र मिल जाता है। इसके बाद जब अगर कोई पंजीयन के बाद उसमें परिवर्तन करा जाता है तो एक उसमें उसको दोबारा से सूचना देनी होगी और दोबारा से एक फॉर्म भरना होगा जिसमें सारी चीज़ें ये लिखी हुई होगी जैसा आप पढ़ सकते हैं। और त्रुटि अगर कोई उससे हो गई है तो उसमें भी सुधार इस प्रकार किया जा सकता है। तो पंजीयन के क्या प्रभाव हैं, क्या लाभ हैं। फर्म को लाभ ये होगा,
फर्म को इसमें लाभ होगा कि अगर कोई केस वगैरह करने लगे एक दूसरे साझेदार तो वो सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाएगी। साझेदारों को लाभ होगा कि इसमें एक दूसरे अगर कोई धन पैसा बांटने में अगर कोई दिक्कत है तो सारी चीज़ इसमें लिखी होती है। अन्य पक्षों को क्या लाभ है और नवानुगत साझेदार को क्या लाभ है, जो नए साझेदार रहे हैं बाहर जाने वाले के लिए क्या लाभ है, कर का क्या निर्धारण है, सारी चीज़ें इसमें पंजीयन में लिखी हुई होती है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी का जो पार्ट है आगे अगली वीडियो में कराएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।